हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो अफगानिस्तान से बड़ी खबर आपको बता दें, तालिबान ने शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण की बात कही है। तालिबान प्रवक्ता ने एक नया बयान दिया है जिसमें कहा है कि अगले कुछ दिनों में जो सत्ता हस्तांतरण है वो ये चाहते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से हो। ये नया बयान तालिबान की तरफ से आया है। और इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर यह भी है कि तमाम भारतीयों को भारत लाने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और इस वक्त एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी बोर्डिंग उसकी प्रक्रिया चल रही है। खबर यह भी है कि प्लेन के अंदर बिठा दिया गया है भारतीयों को और जो तमाम जो दूतावास के लोग हैं उनको भी लाने की कोशिशें हो रही हैं। बगराम एयरबेस की तस्वीरें पंकज हम इस वक्त देख रहे हैं। बगराम एयरबेस की ये तस्वीरें हैं। हालांकि जैसा कि पंकज बता रहे हैं कि अभी प्रक्रिया चल रही है। भारतीय प्लेन्स काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और थोड़ी देर में दिल्ली के लिए भी रवाना होने वाले हैं ये प्लेन। और काबुल से 129 भारतीयों को लेकर अब प्लेन दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है। बगराम एयरबेस का आपने जिक्र किया, यहां पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तमाम जो प्लेन्स हैं वो खड़े हुए हैं, हेलीकॉप्टर्स खड़े हुए हैं और तालिबान भी नजर आ रहे हैं। और इस वक्त की ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, काबुल से 129 भारतीयों को लेकर प्लेन अब दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की है। और जैसा कि थोड़ी देर पहले मनीष प्रसाद भी हमें बता रहे थे कि भारतीय दूतावास की भी पूरी तरह से यहां पर नजर है और हालात को देखते हुए ही कई बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। और अब एयरबेस पर भारतीय प्लेन भी पहुंच चुका है और काबुल से ही 129 भारतीयों को लेकर प्लेन दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है। मनीष, इस बारे में क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, 129 भारतीय हैं जो कि इस समय अफगानिस्तान में मौजूद थे, उनको काबुल पे लाया गया और फिर वहां से अब एयर इंडिया की फ्लाइट से वापस भेजा जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि इट्स हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में ही डोमेस्टिक एयरबेस है, एयरपोर्ट है। और यहां से ये लगातार ये कोशिश की गई कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स, जो नेशनल फ्लाइट्स हैं यानी अलग अलग रीजन में, जिसमें कांधार, हिरात और जहां पे इस समय फ्लाइट चल रही थी, वहां से भारतीय जो SOS कॉल्स पे हैं या इमरजेंसी कॉल्स जिन्होंने दी है एम्बेसी को, उनको लाया जाए, सुरक्षित लाकर भारत भेजा जाए। वहीं दूसरी तरफ आपने बगराम की बात की, तो दरअसल बगराम एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस था यूएस का, और यूएस जब वहां से गया तो वो पूरा का पूरा एक तरीके से अबेंडेंड हुआ। और फिर अफगानिस्तानी एयरफोर्स ने अपने A-29 सुपर टुकानो और MD-530 जो उनके अटैक हेप्टर्स हैं और साथ में फाइटर एयरक्राफ्ट, उनको डिप्लॉय किया ताकि हामिद करजई एयरबेस के एयर स्ट्रिप और साथ में जो एडजॉइनिंग बगराम एयरबेस है वहां पर पूरी निगरानी की जा सके। हम आपको यह भी बता दें सुरभि कि दरअसल ये हामिद करजई इंटरनेशनल एयरबेस एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एयरबेस बना जैसे ही यूएस ने बगराम एयरबेस को छोड़ा। उसकी वजह है टर्की का प्रेजेंस यहां पर, उसके अलावा यूएस का प्रेजेंस, और इसी वजह से जो यहां पर जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो पूरे 5 एयरबेसेस में से सिर्फ 3 पे इस समय ऑपरेशन जारी है। मजार शरीफ बंद हुआ, हेरात बंद हुआ, कंधार बंद हुआ, लेकिन उसके बावजूद हामिद करजई इंटरनेशनल एयरबेस पर लगातार सॉटीज और जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और साथ में अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं अफगानिस्तानी एयरफोर्स के, वो मौजूद थे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। यानी जो ये उम्मीद की जा रही थी पिछले एक हफ्ते से कि अफगान एयरफोर्स और अफगान आर्मी एक अग्रेसिव ऑपरेशन लॉन्च करते हुए तालिबान को ब्लॉक करेगा, लेकिन लीडरशिप के कोलैप्स होने की वजह से जो मेन कोर हेडक्वार्टर हैं वो कोलैप्स हुए। उसके अलावा जो ट्राइब्स फॉर्मेशन है वहां पर, जो कस्टम पॉइंट्स हैं वो कोलैप्स हुआ। और फिर उसके बाद धीरे धीरे अब काबुल के चारों तरफ तालिबान है और किसी भी वक्त वो अंदर आ सकता है। सुरभि, आपको ध्यान होगा जब मैं वहां पे खुद था तो उस दौरान पगमान एरिया से PD-5 जो एरिया है काबुल का, वहां पर रॉकेट गिरा था और वहां से मेरी दूरी महज 100 से 150 मीटर की थी। और वो तस्वीरें ये बताती थी कि तालिबान का दस्तक इस समय काबुल के आसपास है। वहीं जो डिफेंस मिनिस्टर थे बिस्मिल्लाह खां, उनके घर के बाहर व्हीकल बॉर्न आईडी का 450 kg एक्सप्लोजन हुआ। तो इसीलिए जो स्लीपर सेल्स थे वो एक्टिव हैं, काबुल के चारों तरफ है। गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है बताने की कि पैनिक ना करें, लेकिन इस समय जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है। लोग बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, लोग रोड्स पर हैं। और सबसे बड़ी बात, महिला सुरक्षा को लेकर जो वहां पर सिविल सोसाइटी थी अफगानिस्तान में, काबुल में, जो लगातार ये आवाज उठा रही थी तालिबान के लिए, वो डरे हुए हैं। इसीलिए लाइक माइंडेड कंट्रीज, चाहे उसमें इंडिया हो, यूएस हो या बाकी कंट्रीज, उनसे वो वीजा की दुहाई कर रहे हैं कि उन्हें वीजा मिले और ताकि वो सुरक्षित वहां से एग्जिट कर सके। जरा ये बताइए मनीष, 3 दिनों से हमसे खुद कई सारे ऑफिसर्स ने वहां से संपर्क किया है।
मनीष, जरा एक सवाल मेरा भी है। देखिए, हम अपडेट तो दर्शकों को दे रहे हैं कि भारतीयों को किस तरह से लाया जा रहा है, विमान में सवार होकर विमान रवाना भी हो गया वहां से दिल्ली के लिए। लेकिन जरा अमेरिका की अगर मैं बात करूं, इस बार तालिबान थोड़ा बदला बदला सा नजर आ रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण की बात कर रहा है। लेकिन अमेरिका का डर कहीं ना कहीं जरूर है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से चेतावनी दी गई है कि हमारे किसी भी नागरिक को, किसी को भी नुकसान पहुंचा, दूतावास को नुकसान पहुंचा, तो उसका अंजाम भुगतना होगा। यह क्लैरिटी तालिबान के दिमाग में है। पंकज, ये क्लैरिटी जरूर है, लेकिन आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूंगा। जब यूएसएसआर का स्प्लिट हुआ तो उस दौरान भी यूएस के लिए सबसे बड़ा कंपटीशन यूएसएसआर था। ठीक उसी तरीके से कंपैरिजन के तौर पर चीन इस समय वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, और इस समय जो इंटरनेशनल कंपटीशन है यूएस का चाइना के साथ है, ये समझना होगा। और रीजनल कंपटीशन के तौर पर यानी राइवल के तौर पर भारत है। तो इसीलिए यूएस का यहां से निकलना और तालिबान के साथ चाइना का एंगेज होना, इसका मतलब यह बिल्कुल क्लियर है कि इस रीजन में चाइना अपने बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट और सीपेक लाइन को बचाने के लिए अब तालिबान के साथ एंगेज होगा, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब यूएस नेशनल को अगर तालिबान कहीं से भी नुकसान पहुंचाता है तो यह बात तालिबान अच्छी तरीके से जानता है कि जैसे यूएस ने वहां पे मिलिट्री ऑपरेशंस में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, 20 साल के अंदर $80 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा भारत का जो मैन टू मैन इन्वेस्टमेंट है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि दोहा तालिबान है, यानी जो पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात करता है, जो सिविक सोसाइटी की बात करता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनली वो अक्लेम्ड करे कि दरअसल ये वो 1996 से लेकर 2001 वाला तालिबान नहीं है। इसीलिए आप देखें, स्ट्रेटेजिक तौर पर आज सुबह यूएस सेक्रेटरी ने सबसे पहले प्रेसिडेंट अशरफ गनी से बात की, उसके बाद डॉक्टर अब्दुल्ला गए अशरफ गनी से बात करने के लिए, और फिर उसके बाद तालिबान का डेलीगेशन गया बात करने के लिए। यानी प्रॉपर फॉर्मेशन हो चुकी है। अगले 2 से 3 दिन के अंदर निर्णायक तौर पर यह पूरा चेंज ओवर होगा। लेकिन अगर ऐसे में इस बीच कोई भी एट्रोसिटी होती है तो उसका इंपैक्ट इंटरनेशनली एग्जैक्टली मनीष, इसी को लेकर ये समझना जरूरी है कि तालिबान की तरफ से दिए जा रहे ये स्टेटमेंट, शांतिपूर्वक सारे फैसले लिए जाने की बात, कितना भरोसा किया जा सकता है इस पर? क्या ये कोई स्ट्रैटेजिकल मूव है? क्या वाकई संभव है कि शांति से ही मसला सुलझ जाएगा? सुरभि, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो तालिबान के प्रति बहुत ज्यादा है। सोहेल शाहीन ये बार बार कह रहे हैं कि हमने कोई भी किसी महिला के खिलाफ कोई भी ऐसा कोई पोस्टर नहीं जारी किया, हमने ये नहीं कहा कि 15 साल से ऊपर या फिर 45 साल से नीचे की जो विडो है वो तालिबान फाइटर से लड़ाई करे। यहां तक कि जो तस्वीरें इस समय काबुल की है उसमें जितने भी पोस्टर्स हैं जिसमें महिला मॉडल्स थी वहां की, अफगानिस्तान की, उन सबको पेंट किया जा रहा है। और सीधा सीधा असर जो वहां की महिलाएं हैं, सिविल सोसाइटी में काम करती हैं पूरे अफगानिस्तान में, उनके ऊपर इसका इंपैक्ट है, क्योंकि वही तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठी थी, क्योंकि वो जानती हैं कि वो इस्लामिक जिस लॉ की बात कर रहे हैं, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन 1964 की, दरअसल वो कॉन्स्टिट्यूशन और तालिबान का अभी का कॉन्स्टिट्यूशन में आसमान जमीन का अंतर है। इसीलिए इस्लामिक अमीरात और अफगानिस्तान की जो बात कर रहा है तालिबान, दरअसल उस पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। और यही ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से इस समय हर एक एम्बेसी के अंदर जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान के दोस्त हैं, चाहे उसमें भारत हो, यूएस हो, ईरान हो, वहां पर हजारों की संख्या में लोगों के वीजा एप्लीकेशन से, ताकि वो सेफली वहां से एग्जिट करे, इससे पहले कि तालिबान वहां पे कब्जा करे। और तालिबान, आप इस मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान में थे, आपने खुद अपनी आंखों से अफगानिस्तान को देखा। जरा आपसे समझने की कोशिश मैं करूंगा कि एक गनी जा रहे हैं और दूसरा मुल्ला बरादर, वो भी गनी है, वो आ रहा है, तो आवाम किस नजर से देख रही है? आवाम के लिए किस तरह का होगा, और ये दोनों गनी में डिफरेंस किस तरह का रहने वाला है? पंकज, तालिबान को अगर आप देखेंगे या तालिबान की हिस्ट्री उठा के देखेंगे 96 से लेकर 2001 और अभी का भी, कोई गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं है। तालिबान तालिबान है। तालिबान का जो शरिया है या फिर तालिबान का इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दरअसल वो उसे डिफाइन करता है, उसकी रूपरेखा को, और उसमें एट्रोसिटीज, वुमेन राइट्स को एक्सप्लॉइट करना यानी वुमेन राइट्स को खत्म करना लगभग, और कई ऐसे कानून हैं जिसका सीधा सीधा असर अफगानिस्तान पे पड़ेगा और अफगानिस्तान की इकोनॉमी में पड़ेगा। यही वजह है कि अब्दुल गनी बिरादर, जो कि इस समय डेप्यूटी पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, सबसे पहले आप तालिबान की हियरार्की देखेंगे तो उसमें सबसे पहले मौलवी आमिर हैं, उसके बाद वो
पूर्व सुप्रीम कोर्ट के वहां के जज थे। उसके बाद पॉलिटिकल एडवाइजर के तौर पर अब्दुल गनी बिरादर हैं, उसके बाद सोहेल शाहीन है और सिराजुद्दीन हक्कानी है। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि इसमें फ्रिंज ग्रुप बहुत सारे हैं, यानी छोटे छोटे ग्रुप हुए हैं। उदाहरण के तौर पे पंकज, जो आप मुझे कह रहे हैं मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन मेरे नीचे वाले मेरी बात नहीं मान रहे। जरूरी भी है क्योंकि हर स्ट्रैटेजिकल मूव के कहीं ना कहीं संकेत जरूर जाते हैं, और इस पूरे घटनाक्रम पर भारत का रुख क्या है, इस पर भी आप नजर बनाए रखें। पल पल का अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे मनीष। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।